हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पर्सन एंड अदर्स इज़ नॉट द लैक ऑफ स्ट्रेंथ, नॉट द लैक ऑफ नॉलेज, बट रादर लैक ऑफ विल। मतलब अगर कोई सक्सेसफुल इंसान है और जो दूसरा पर्सन है जो एक ऑर्डिनरी पर्सन है, उसके बीच में अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो उसमें दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि दोनों में ताकत की कमी है या दोनों में नॉलेज की कमी है। दोनों में अगर आप सबसे बड़ा जो गैप पाएंगे ना, जिसकी वजह से एक को सक्सेसफुल बोला जा रहा है और दूसरे को बोला जा रहा है अदर्स, इस अदर्स में बहुत बड़ी ये डेफिनेशन है। इस अदर्स में आप बोल सकते हैं अनसक्सेसफुल, मीडियोकर्स, जो भी आप समझें, लेकिन सक्सेसफुल नहीं कहलाते। तो डिफरेंस यही है कि उनकी इच्छा शक्ति जो है वो कहीं ना कहीं वो लेवल पे नहीं होती जो इच्छा शक्ति एक सक्सेसफुल पर्सन की होती है। एक सक्सेसफुल जो पर्सन होता है ना, उसकी इच्छा शक्ति मॉर्निंग से ही, अब वो उठता है, एक्सरसाइज करता है टाइम पे, उसके बाद योगा करता है, फिर टाइम से अपना ब्रेकफास्ट करता है, पढ़ाई करता है, या फिर जो भी दूसरा उसे काम करना है, वो हर एक टाइम जो है उसको अच्छे से मैनेज करके चलता है। अच्छे से पढ़ाई करता है तो वो मैनेज करेगा, अच्छे से जॉब करता है तो वो मैनेज करेगा, अपने वर्क को सबसे ज़्यादा एक तरीके से डेडिकेटेड वे में करता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बीइंग अ स्टूडेंट आपके लिए भी, या फिर अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए भी। अपनी लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए, बिल्कुल आत्म मंथन करते रहिए टाइम टू टाइम, और अपने आप को एनालाइज करते रहिए कि आपकी लाइफ क्या सही दिशा में चल रही है। ज़रूर 2 मिनट 4 मिनट का पूरे दिन में ऐसा एक टाइम निकालें जहाँ पे एटलीस्ट 10 मिनट आप बैठें और सिर्फ अपने बारे में सोचिए। बिल्कुल कुछ मत सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए और ये देखिए कि आप जो कर रहे हैं क्या वो सच में सही है, इज़ इट वर्थ इट। तो अगर आपका आंसर आता है मन का सही, तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर नहीं आता है, कशमकश होती है, तो इसका मतलब आप अपने आप को रिव्यू कर सकते हैं और फिर से अपनी लाइफ को एक नए पैटर्न पे ले जा सकते हैं। दोस्तों, ये था मोटिवेशनल कोट। थोड़ा सा लंबा हो गया, आई होप यू डोंट माइंड। अब अगर आप देखें कोरोना के मामले, तो इंडिया में लगभग अब 57,65,744 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स अब तक निकल के आ चुके हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे तो 91,435 लोगों की जान चली गई है। और जो सबसे अच्छी चीज़ है ये कि अब हमारे देश में रिकवरी जो है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। लगभग 47,625 लोग जो हैं पूरी तरीके रिकवर करके घर जा चुके हैं। तो आइडिया रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आज के इस एडिटोरियल में बात की जा रही है वेइंग इन ऑन द एफिकेसी ऑफ फीमेल लीडरशिप। आपने देखा होगा जो लीडरशिप है महिलाओं की, बोला जाता है कि उनकी जो लीडरशिप है बहुत ही शानदार रहती है, क्योंकि एक महिला जो होती है ना, वो जब शी इज़ अ बॉर्न लीडर, बोला जाता है ना, शी इज़ अ बॉर्न लीडर। क्यों? क्योंकि वो आपने घर में, अगर बहुत छोटा एग्जांपल मैं आपको दूं, आपकी मम्मी होंगी, मम्मी का जो मैनेज करने का जो तरीका है आपने देखा होगा बहुत ही एफिशिएंटली। अगर पैसे की कमी है तो वो घर के दूसरे लोग को ये चीज़ मतलब पता चलने नहीं देती, या फिर ज़्यादा भी पैसा है तो भी नहीं पता चलने देती। वो हर चीज़ को एक बैलेंस्ड वे में चलती हैं, लेके चलती हैं कि हर रोज़ एक बिल्कुल न्यूट्रल चीज़ें रहें, कि किसी को ज़्यादा खुशी है या किसी को ज़्यादा दुख है, तो सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके चलती हैं वो। और यही रीज़न है कि एक महिला जो होती है वो लाइफ को हो या फिर पॉलिटिक्स हो या फिर कोई भी दूसरी फील्ड आप क्यों ना देख लें, चाहे फिर पॉलिटिक्स आप देख लें, इकोनॉमी देख लें, या फिर आप दूसरे फील्ड्स में एनजीओ वगैरह हो गई, या फिर जो वुमेन जो एनजीओस चलाती हैं उसमें आप देख लीजिए, वुमेन का एक जो कंट्रीब्यूशन है ना मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बहुत ही शानदार निकल के आता है। आपने देखा होगा इंदिरा नूई जो पेप्सिको की कहीं एक टाइम पे सीईओ हुआ करती थी, उनका जो टॉप 10 लिस्ट में, उनका वर्ल्ड की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में उनका नाम कभी हुआ करता था। तो आप सोचिए, इतने बड़े पेप्सी ब्रांड की वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थी, उन्होंने पेप्सी को कहाँ से कहाँ, उसके जो टर्नओवर सेल्स थे वो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। उसी तरह के हमारे देश में बहुत सारे और लीडर्स भी रही हैं, जैसे कि आप देखेंगे इंदिरा गांधी हुई हैं, उसके बाद आप देखिए
अभी मायावती हो गई, फिर उसके बाद सुषमा स्वराज हो गई, उसके बाद आप देखेंगे जयललिता जी हो गई, अभी ममता बनर्जी हो गई। बहुत सारे शानदार एक तरीके से आप बोल सकते हैं पॉलिटिशियंस रहे हैं। साथ ही साथ और भी दूसरी फील्ड्स में आप देखेंगे हमारे फ्रीडम फाइटर्स में भी काफ़ी ज़्यादा एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है महिलाओं को। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं महिलाओं की जो लीडरशिप है उसको बताती हैं कि कितनी अच्छी उनकी लीडरशिप है और वो आने वाले टाइम में क्या कुछ कर सकती हैं। तो इसी सब से रिलेटेड आज का लेक्चर है। थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ओवरव्यू दे दिया, आप प्लीज़ डोंट माइंड, आप माइंड मत करिएगा ये सब, कि मैं आपको जो भी चीज़ें हैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में जब आप मेरा लेक्चर पढ़ रहे हो या फिर देख रहे हो तो आप आंख बंद करके सोचेंगे या सुनेंगे ना, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ आपने जो दिमाग में जा रहा है वो उसको आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे अपना एक जो सोचने का तरीका है, सोचने का जो दायरा है उसे बढ़ा सकते हैं। तो यही बोला गया अंडर एस्टिमेशन ऑफ वुमेन, जो हमारे देश में बीइंग अ पैट्रियार्कियल सोसाइटी, जो हमारे देश में लोगों को जो लोग हैं जो पुरुषवादी समाज है वो जिस तरीके से महिलाओं को देखते हैं, जिस तरीके से उनको एक तरीके से ट्रीट करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो तरीका है वो सही नहीं है। इनफैक्ट आज इंडिया का है ये आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जब अर्ली 90s में तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें देखने को बहुत ज़्यादा मिलती थी। और इनफैक्ट आप देखिए यूएसए जैसे बड़े बड़े जो देश हैं वहाँ पे बहुत लेट में महिलाओं को वोटिंग राइट्स दी गई जब उन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट किया। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखेंगे जर्मनी, ताइवान और न्यूजीलैंड में क्या कॉमन है, आप थोड़ा सा दिमाग पे अगर जोर डालेंगे तो सबसे पहले तो देखिए ये यहाँ पे जर्मनी हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ताइवान हो गया, फिर यहाँ पे आपका नीचे जो है ये आपका न्यूजीलैंड हो गया। तो यहाँ पे जो कॉमन चीज़ आपको देखने को मिलेगी ये कि यहाँ की जो इन तीनों देशों की जो लीडर्स हैं वो बेसिकली आपको महिला नज़र आती हैं। न्यूजीलैंड की हो, ताइवान जो एशिया में है, जर्मनी यूरोप में है, न्यूजीलैंड जो है ओशियाना जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे, तो यहाँ पे आपको महिला लीडर्स निकल के आती हैं। तो इनका जो जिस तरीके का एक तरीके से आप बोलेंगे ना कि जो लीड करने का तरीका है, जो मैनेज करने का जो इनकी पॉलिटिक्स है जिस तरीके से कर रही हैं वो काफ़ी शानदार है। हालांकि अगर आप देखेंगे 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जो इनकी सत्ता है वो उसका जो कंपैरिजन देखा जाएगा ना तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप फीमेल को मेल से जो एक तरीके का कंपैरिजन किया जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि 100% कहीं पे भी रिजल्ट मिले। आप सोचिए कोई मशीन आज तक 100% नहीं बनी, कोई भी, तो सोच लीजिए कहीं ना कहीं मशीन में वेयर एंड टेयर होगा, किसी ह्यूमन बॉडी में भी एरर होगी, तो हर जगह एरर देखने को मिलती है। तो उसी तरीके बोला जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वहाँ पे अगर आप देखेंगे जो फीमेल गवर्नर्स हैं उन्होंने कोविड-19 का जो ट्रीट करने का, कोविड-19 को मैनेज करा है, बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज किया है। और वहाँ पे इसी वजह से, उनके अच्छे मैनेजमेंट की वजह से वहाँ पे जो है कम डेथ्स देखने को मिल रही हैं। तो ये आप बोला जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे जो वुमेन लीडर्स हैं उन्होंने वो ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि वो वुमेन जो है वो मेल के बराबर है या फिर कंपैरिजन की बात नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि मेल जैसे मेल है, बहुत बार आपने देखा होंगे बहुत अच्छे अच्छे मेल पॉलिटिशियंस निकल के आते हैं, वहीं कुछ आपको बहुत ज़्यादा करप्ट देखने को मिलते हैं। वही चीज़ ऐसा नहीं है, महिलाओं में भी वो चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको पूरी तरीके नेगलेक्ट करने लगें, आप पूरी तरीके उनको पुरुषों से कंपेयर करके उनको देखने लगें। तो बात यही है कि हर जगह फ्लॉज होते ही होते हैं, तो आप उन फ्लॉज की वजह से किसी भी महिला को ये नहीं क्लेम कर सकते, ब्लेम कर सकते कि वो महिला अच्छी लीडर नहीं है। यहाँ पे बोला जा रहा है नॉट इस्टेब्लिश द सुपीरियॉरिटी ऑफ ऑल फीमेल लीडर्स ओवर द मेल काउंटर पार्ट्स। यही मैंने आपको समझाया, जो सारी फीमेल लीडर्स होती हैं ज़रूरी नहीं कि सभी एफिशिएंट हो, सभी अच्छी सुषमा स्वराज बन जाए, सभी अच्छी जो वृंदा करात बन जाए, सभी अच्छी सोनिया गांधी बन जाए या सभी अच्छी इंदिरा गांधी बन जाए। कुछ महिलाएं नहीं सही होती हैं, नहीं अच्छी होती हैं, बहुत सारी दूसरी समस्याएं देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा तो पुरुषों के साथ भी होता है ना, तो यू कांट से दिस। तो यही बोला जा रहा है कि हर जगह कंपैरिजन नहीं सही है, हर जगह अच्छे लोग होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है जो उसमें देखी गई है कि जो आप देखेंगे
जो बायसनेस है, एक तरीके से जो परसेप्शन बना के रखा गया है कि महिलाएं जो हैं वो इफ़ेक्टिव नहीं है लीडरशिप रोल्स के लिए, तो ये कहीं ना कहीं परसेप्शन जो बना रखा है, इस परसेप्शन में काबू पाने की ज़रूरत है, इस परसेप्शन को ओवरकम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप यही सोचते रहेंगे कि यार ये महिला है, ये तो अच्छे से रूल नहीं कर सकती, अच्छे से हमारे देश को संभाल नहीं सकती, या अच्छे से हमारे स्टेट को संभाल नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं हमारा जो वुमेन्स के ऊपर है एक तरीके से जो आप बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस है वो कम होता हुआ नज़र आएगा। इंडिया में अगर आप देखेंगे ग्राम पंचायत जो कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंक्लूड करी गई थी राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो बहुत अच्छा मतलब जब जो प्रधानी है जिसे आप बोलते हैं चेयरमैन है, इसमें काफ़ी अच्छा एक तरीके से इनके लीडरशिप क्वालिटीज़ निकल के आती हैं, जिसमें कि ये बेहतर तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती हैं और जो वुमेन के इंटरेस्ट में काम होता है वो करती हुई नज़र आती हैं। इनकी वजह से आप देखेंगे मेड पॉसिबल 1993 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच मैंडेटेड दैट ऑल स्टेट्स हैड टू रिजर्व 1/3 पोजीशंस फॉर प्रधान फॉर वुमेन। मतलब जो हमारे देश में जो ग्राम पंचायत है उनमें 1/3 मतलब अगर लेट से कि 30 प्रधानी की जो सीट हैं उसमें से आपको 10 सीटें महिलाओं के लिए ही रिजर्व करनी पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन काम ये किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उसके बाद लोकसभा में इसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे कि महिलाओं को एक एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिले, वो अच्छे से पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेसी के जो एक हमारे देश में जो डेमोक्रेसी का टेम्पल है उसमें अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूशन देखने को मिले और हमारे देश में अच्छी पॉलिसीज़ और स्कीम्स निकल के आएँ। वुमेन को है आप देखेंगे तो उन्हें अलाउ किया गया था इंडिया के अंदर 1950 से ही कि वो हमारे देश में जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था 1951-52 के बीच में, वहाँ से ही उनको अलाउ कर दिया गया था कि हमारे देश में सारी महिलाओं को और सारे पुरुषों को वोट करने की एक आज़ादी दी गई थी। तो ये अगर आप देखेंगे मैच्योर डेमोक्रेसीज जिन्हें आप बोलते हैं वर्ल्ड के अंदर, जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, वहाँ पे भी ये चीज़ नहीं दी गई थी। आप देखिए 1920 के अंदर यूएसए के अंदर आप सोचिए बहुत एक मास स्ट्रगल देखने को मिला, तब जाके यूएसए में आप जो है एक तरीके से महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिली थी। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा सफ़र करने को मिला उन्हें वहाँ पे। जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर, उन्होंने यूनिवर्सल सफ्रेज जो है जिसे आप बोलते हैं जो वोटिंग करने का जो अधिकार है 18 साल से ऊपर, वो जो अधिकार है इंटर वॉर पीरियड के टाइम में आपको देखने को मिला। और इसमें आप देखेंगे जब जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, इसमें आपने देखा कि जो बैटल हुए, जो लड़ाइयाँ हुई, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे जो पुरुष थे, सारे देश जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहाँ से सारे जो पुरुष समाज के लोग थे वो ज़्यादातर चले गए बैटलफील्ड में और घर में रह गई महिलाएं। तो उन्होंने जब देखा कि सब अब घर में कोई काम करने वाला नहीं है, घर में कोई बच्चों का लालन पालन करने वाला नहीं है, तो बच्चों के लालन पालन के लिए बेसिकली उन्होंने घर से बाहर निकलने की एक फर्स्ट स्टेप उन्होंने लिया और उसके बाद उन्होंने फिर करके दिखाया। वो सोसाइटी में गई, उन्होंने काम किया, इकोनॉमी को थोड़ा सा रिवाइव किया और अच्छे से काम करके दिखाया और अपनी मैनेजेरियल स्किल्स जो थी वो वहाँ पे प्रूव करके दिखाई। तो आप देख सकते हैं सारे जो पुरुष हैं वो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सारे बैटलफील्ड्स में हुआ करते थे और घर में थी सिर्फ अकेली महिलाएं और उनके बच्चे। तो उनको अगर आप ये सोचिए, ये यहाँ पे पड़े हैं, घर में कौन इन बच्चों का ध्यान रखेगा, बीवी का ध्यान रखेगा। तो इसीलिए महिलाओं ने बेसिकली अपने सर पे ये जिम्मेदारी उठाई कि हमें अब खुद से कुछ करना होगा और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हमें भी इकोनॉमी में या फिर घर के खर्चों में बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट करना होगा, जिस वजह से एक अमूलचूल परिवर्तन आया। तो आप देखिए फिर यहाँ पे इंडिया के बारे में अगर आप देखेंगे, हमारे देश में बहुत शानदार लीडर्स रही हैं, फीमेल लीडर्स, जिसे आप देखेंगे इंदिरा गांधी जी, जयललिता जी, मायावती जी, सुषमा स्वराज जी, ममता बनर्जी जी, ये सब हमारे देश की एक तरीके की आइकॉनिक लीडर्स रही हैं, फीमेल पॉलिटिशियंस जिन्हें आप बोलते हैं। इंदिरा गांधी को स्टार्टिंग बोला जाता था कि ये तो गूंगा देवी हैं, ये कुछ बोल नहीं पाती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने एक तरीके से अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लाई, उन्होंने
उन्होंने अच्छे से चीज़ों को एनालाइज किया, मैनेज किया, और फिर उनको एक टाइम ऐसा आया कि उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें दुर्गा, साक्षात दुर्गा का उपाधि दी, कि कैसे उन्होंने जो पाकिस्तानी थे 71,000 जो पाकिस्तानी थे उनको अपने घुटनों पे ला दिया, और उनको एक तरीके से शर्मिंदगी जो है पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी, इतनी ज़्यादा जिल्लत झेलनी पड़ी जिसका कोई अंत नहीं है। जयललिता जी ये भी अपने टाइम की बहुत ही शानदार जो चीफ मिनिस्टर रही, इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए। मायावती जी ने यूपी के लिए काफ़ी अच्छा काम किया, जो सप्रेस्ड क्लास है SC ST का, उसके लिए काफ़ी अच्छा काम किया, चीफ मिनिस्टर रही। सुषमा स्वराज जी आपने देखिए अभी हाल फिलहाल उनकी डेथ हो गई, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा डिफेंस विदेश मंत्रालय था उनके पास में, बहुत अच्छे से उन्होंने जो फॉरेन डिप्लोमेसी वो मेंटेन करके दिखाई। साथ ही ममता बनर्जी जो कि अभी करंट चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की। तो ये सब बारे में आप आइडिया रखिएगा कि कभी भी आप जब वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ये सब लिखें, कभी भी टॉपिक आए, तो ये सारी चीज़ें एज इट इज़ कोट कर सकते हैं आप। उसी तरीके आप देखेंगे जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है अभी करेंटली अगर आप देखेंगे NDA यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, तो लगभग ये देखने को मिलता है 10% ऑफ टोटल मिनिस्टीरियल स्ट्रेंथ। मतलब आप सोचिए कि जो NDA की मेजॉरिटी में सिर्फ 10% मतलब महिलाएं, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा कम है नंबर। इसे बढ़ाने की ज़रूरत है, एटलीस्ट 33% करने की जो बात है उस पर अमल करना चाहिए, जिससे कि महिलाओं को एक बेहतर फील्ड मिले, एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिले, जहां से वो अपनी क्वालिटी के दम पे एक अमूलचूल परिवर्तन लेके आ सकें सोसाइटी के अंदर। अगर आप देखेंगे अंडर रिप्रेजेंटेशन जो है फीमेल मिनिस्टर्स की देखने को मिलती है कई बार। मिस बनर्जी जो हैं अभी करेंटली जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको कई बार सप्रेस करने की कोशिश की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जो एक तरीके से वहाँ के जो गवर्नर हैं जाखड़ जी, वो उनकी काफ़ी बार झड़प होती हुई नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं वुमेन जो लीडर्स हैं उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनको बेसिकली और प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, जिससे कि वो और अच्छे से अपनी जो क्वालिटी है उसे निखार सकें और सोसाइटी के लिए और अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकें। 2019 जो इलेक्शन हुआ उसमें देखने को मिला सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं उन्होंने लोकसभा के जो पोल्स हैं उसमें एक तरीके से पार्टिसिपेट किया। वुमेन जो थी उन्होंने 14% जो टोटल स्ट्रेंथ थी वहाँ पे अपनी जो जीत का परचम लहराया। और उसके बावजूद आप देखेंगे कि ये सब जो है अभी भी काफ़ी नहीं है। इस नंबर को है बेसिकली एटलीस्ट 33% तो लाना ही लाना होगा, जिससे कि हमारे देश में जो 50% एक तरीके से वुमेन कंट्रीब्यूशन है, वुमेन पॉपुलेशन है, उसमें अगर 50% आप सोचिए उस 50% में से सिर्फ 14% लोगों को महिलाएं रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यही चीज़ है कि उन 50% में से अगर 33% रिजर्वेशन 33% का उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए कि इसमें सिर्फ महिलाएं ही रहेंगी, तो कहीं ना कहीं जो वुमेन इश्यूज़ हैं उनको और अच्छी तरीके से एक तरीके से एड्रेस किया जा सकेगा, जिससे कि वो अच्छे से काम कर सकेंगे और सोसाइटी में एक प्रॉपर एक तरीके से चेंज आ सकेगा। आप देखेंगे इंटर जो पार्लियामेंट्री यूनियन है उसके द्वारा एक रिपोर्ट दी गई कि इंडिया की जो रैंक है 143 है 192 कंट्रीज़ में से। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितने बुरी तरीके से कितना ख़राब रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का। अगर आप देखेंगे पॉलिटिक्स में टीनी जो एक तरीके से टाइनी रवांडा होता है, रवांडा एक तरीके का एक देश है अफ्रीका के अंदर, मिडिल ईस्ट अफ्रीका, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये छोटा सा देश है। इसके अंदर आप सोचिए कि यहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे आप सोचिए 60% जो सीट्स हैं वो लोअर हाउस के अंदर जो चुन के आते हैं इलेक्टेड जो कैंडिडेट्स होते हैं उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं जब एक छोटा सा देश इतना ह्यूज रिप्रेजेंटेशन वुमेन को दे सकता है तो हमारा देश क्यों नहीं दे सकता। तो आप यहाँ पे और देखेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, कि जो सारे लीगल मेजर्स हैं वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जिससे कि वुमेन जो है मोटिवेट होके अच्छे से काम कर सके। इस्टेब्लिशमेंट करने की ज़रूरत है कि कोटाज जो हैं वो कोटा सेट किए जाएं वुमेन के लिए, जिससे कि उन्हें प्रॉपर जो है वो रिप्रेजेंटेशन देखने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं विधायक, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं सांसद, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो एग्जीक्यूटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो आप डिफेंस फील्ड में भी आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। रफ़ाइल जैसा विमान उन्हें उड़ाने की भी अनुमति दी गई, हेलीकॉप्टर्स उड़ा रही हैं, प्लेन उड़ा रहे हैं। तो सब कुछ जब कर सकती हैं तो फिर ये क्यों नहीं।
यही बात बोली जा रही है। जो ग्राम पंचायत के अंदर जैसे देखा गया था कि 1990s में जो ये किया गया, कोटा सेट किया गया, ऐसे ही इसे एक्सटेंड करने की ज़रूरत है कि 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन है वो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में देखने को मिले थ्रू वुमेन रिजर्वेशन बिल, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा के अंदर HD देवगौड़ा गवर्नमेंट के द्वारा 1996 के अंदर। लेकिन आप देखेंगे 1996 से आज चल रहा है 2020, लगभग 24 साल बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी अभी तक इसके बारे में कोई न बात करता है। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, कोई बात नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो इश्यूज़ हैं इनको प्रॉपरली एड्रेस करने की ज़रूरत है। महिलाओं को एक उचित रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत है, जिससे कि वो हर वो काम कर सकें बराबरी से जो एक पुरुष कर सकता है। आप देखेंगे ऐसे जो कोटा है वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के सेट किए जा सकते हैं, और उनका जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होगा। आप सोचिए कि अभी से अगर हम 33% रिजर्वेशन देंगे तो कल को आने वाले 10 साल या 20 साल बाद ये 33% बढ़ते बढ़ते 50% तक जा सकता है। जैसे कि आप रवांडा में देखिए, एक दिन में नहीं 60% रिप्रेजेंटेशन देने लगे वुमेन को। ये इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए, धीरे धीरे उनका पार्टिसिपेशन देखिए। जब अच्छा काम करें तो उनका ऑब्वियस सी बात होगी कि उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊँ कि इसमें वोटर जो परसेप्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप जो बीइंग अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, हमारे देश में आप देखेंगे काफ़ी बार जो पुरुषवादी सोच है वो महिलाओं की जो लीडरशिप है उसको एक्सेप्ट नहीं करती। उनकी जो साइकोलॉजी है वो ऐसी है कि कोई महिला हम पे कैसे राज कर सकती है। कोई पुरुष ये सोचता है कि हमारे जो लुगाई है वो कैसे हो सकता है कि वो हमारे ऊपर राज करे। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इन चीज़ों को प्रॉपरली रेगुलेट करने की ज़रूरत है, मैनेज करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है, एक बिहेवियरल चेंज लाने की ज़रूरत है, जिससे कि एक तरीके का आप देख सकें कि ये अच्छे से काम होता हुआ नज़र आए, और महिलाओं को प्रॉपर हम लोग इज़्ज़त देंगे तो वो भी हमें इज़्ज़त देंगी और हमें एक बेहतर मैनेजर और पॉलिटिशियन मिलते हुए नज़र आएंगे। ऐसे ही आप अगर कभी भी वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई आंसर लिखें तो उसमें अलग अलग डाइवर्स एंगल्स दे सकते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड, उसके बाद पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उसके बाद आप देखिए जो बॉलीवुड हो गया वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, उसके बाद फॉरेन डिप्लोमेसी से रिलेट कर सकते हैं, और बहुत सारे एंगल्स आप दे सकते हैं। जितना आपका जो आंसर होगा, जितना ज़्यादा डाइवर्स होगा स्पोर्ट्स के फील्ड में या फिर और बहुत सारे फील्ड हैं, उतना ही अच्छे आपको चांसेस रहेंगे कि अच्छे मार्क्स मिलें। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद।